नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार HBR स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और ज़बरदस्त ढंग से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज हम मैथ्स का चैप्टर लेकर यहाँ पर आए हैं और चैप्टर कौन सा अपना रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी जो NCERT की अपनी फर्स्ट प्रश्नावली थी 1.1 उसको हमने कवर कर लिया था और सेकंड एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया था। उसके हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से प्रश्नावली 1.2 के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि f(x) x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। तो क्या लिखा है वो महत्तम पूर्णांक फलन। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन जिसने भी क्लास 11 की मैथ पढ़ी होगी उसको पता होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो महत्तम पूर्णांक फलन जैसे हमने यहाँ पे रखा x, यानी एक फलन दिया हमने f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने x की वैल्यू पुट की 1.2 और हमने x की वैल्यू क्या रखी 3.2 और हमने x की वैल्यू रखी 4.5। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, जब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू क्या रखी 1.2, तो जो इससे वैल्यू निकलती है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या आती है। क्या आती है? पूर्णांक संख्या। क्या निकलती है? पूर्णांक संख्या। तो इसमें पूर्णांक संख्या क्या है 1। डेसिमल के बाद या दशमलव के बाद कोई भी नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसमें पूर्णांक संख्या होगी वही बाहर निकलेगी। यानी कि ये क्या निकलेगा 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा 1। ऐसे ही अगर हम 3.2 को रखें x की जगह 3.2 तो वो क्या निकलेगा 3, क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है 3। अगेन अगर हमने 4.5 को रखा तो फिर से हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी 4। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f इस प्रकार है r टेंड्स टू r, यानी कि जो ये r है ये क्या कहलाता है प्रांत, और जो बाद में r लिखा है ये क्या है सह प्रांत। यानी फलन क्या है प्रांत r से कहाँ तक है सह प्रांत r तक, यानी कि फलन इस प्रकार है r टेंड्स टू r। इसके बाद क्या है, ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक है, यानी कि जो फलन दिया उस फलन को हमें क्या करना है, ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक सिद्ध करना है। तो देखते हैं हम, जिस भी स्टूडेंट ने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया करके उनको जरूर देखें, क्योंकि अब यदि प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि एकीकी फलन क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जो हमें क्वेश्चन में दिया है पहले हम उसे लिखेंगे। हल बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हमें, फलन क्या दिया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x। ठीक है, और फलन कहाँ से कहाँ तक है, फलन इस प्रकार है r टेंड्स टू r, यानी प्रांत भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी क्या है रियल नंबर है। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले एक एकी के लिए, इसके लिए एक एकी के लिए, तो एक एकी के लिए देखो हमने सबसे सरल तरीका बताया था आपको वेन डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें ना तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है ना ही कुछ। तो देखो कैसे करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे क्या है ये एक समुच्चय लिया क्या r, ये क्या है अपना प्रांत और ये क्या है सह प्रांत, ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है रियल नंबर है। तो यहाँ देखो f(x) को हम क्या लेट कर लेंगे, माना
एफ एक्स बराबर वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्ण फलन एक्स। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स, और ये क्या है, वाई, और वाई बराबर हमारे पास क्या है, महत्तम पूर्ण फलन एक्स। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो पहली बात एक ही क्या होता है कि जो प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सभी का संबंध सहप्रांत से होना चाहिए, यानी एक का एक से संबंध होना चाहिए। तो चेक करो, जैसे हमने x की वैल्यू क्या रखी 1.2, क्या रखी, x की वैल्यू 1.2, और जब जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे 1.2, तो महत्तम पूर्ण फलन क्या करता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या देता है। तो अगर इसके अंदर हमने क्या रखा 1.2, तो क्या निकलेगा 1, क्या निकलेगा 1। इसके बाद हम और रखें, जैसे हमने 1.5 रखा, तो वो भी इसके अंदर रखेंगे तो वो भी क्या निकलेगा 1। यानी कि क्या है, प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे अवयव हैं, ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जिनका हमें क्या है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है सहप्रांत में। और एक ही की परिभाषा क्या कहती है कि अगर एक का संबंध एक से है तभी वो क्या कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है, अन्यथा एक ही फलन नहीं कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय मतलब सिर्फ एक अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है। देखो अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ मौजूद है, देखो 1.2 का भी 1 मिला और 1.5 का भी 1 मिला, अद्वितीय नहीं हुआ। अद्वितीय का मतलब एक का एक से, यहाँ तो 2 का 1 से हो गया, यानी कि अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स क्या है, अतः एफ एक्स एक ही फलन नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब जैसे ही हम यहाँ से बात करें किसकी, हमने एक की बात करी, अब हम बात करेंगे किसकी, सहप्रांत, सॉरी क्या करना है, और में से ना ही आच्छादक, यानी कि अब हम क्या देखेंगे, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए। अब आच्छादक फलन के लिए क्या होगा कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत में एक अवयव ऐसा, मतलब जितने भी अवयव उनमें से एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद ना हो। तो अब देखो रियल नंबर, देखो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चलेगा कि जैसे हम यहाँ कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, हमें से यहाँ से क्या मिल रही है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन रियल नंबर में तो देखो रूट वाली संख्याएं भी आती है, √3 हो गया, जैसे 1.4 हो गया, ये नंबर्स भी मिलेंगे कि नहीं। तो इन नंबर्स का, इन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है। और अगर एक भी अवयव, सहप्रांत के एक ही भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः वह फलन तुम्हारा क्या है, एक आच्छादक फलन नहीं कहलाता है। इससे क्लियर हो रहा है, इनका जो पूर्व प्रतिबिंब है इसमें मौजूद नहीं है। अगर इसमें मौजूद नहीं है, अतः हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः एफ एक्स आच्छादक
फलन नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो एक ही में क्या था, किन्हीं भी दो या दो से अधिक अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होना चाहिए, यानी एक का एक से होना चाहिए। यहाँ दो का एक से, ऐसे बहुत सारे अवयव हैं कि दो का अगर एक से प्रतिबिंब हो रहा है वो क्या है कि नहीं है। और जो सहप्रांत है, सहप्रांत का अगर एक भी अवयव खाली छूट जाता है, यानी कि एक भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं होता है, अतः वह क्या है, आच्छादित फलन भी नहीं होता। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया, सेम उसी तरह है, बस उसमें दिया था महत्तम पूर्णांक फलन और इसमें दिया है हमें क्या, मापांक फलन। क्या दिया हुआ है, मापांक फलन। देखो सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x को ही हम क्या बोलते हैं, मापांक फलन। और मापांक फलन क्या है, फलन इस प्रकार है r टेंड्स टू r, मतलब r से r में क्या कर रहा है, ये जा रहा है। फिर क्या है इसका, और जो फलन है वो हमें क्या सिद्ध करना है, ना तो वह एककी है और ना ही आच्छादक है। अब इसमें और भी इंफॉर्मेशन दी है कि जहां mod x बराबर है किसके, प्लस के x के। तो ये कब होगा, जब x क्या हो, या तो धन हो या शून्य हो। अगर x की वैल्यू धन या शून्य है तब जो mod x का मान निकलेगा वो किस में निकलेगा, प्लस में। और तथा mod x बराबर माइनस x कब होगा, जब x का मान क्या होगा, ऋण होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें दिया क्या है, दिया है f(x) बराबर मापांक फलन x, और फलन कहाँ से कहाँ है, फलन इस प्रकार है r टेंड्स टू r, यानी कि प्रांत भी r है और सहप्रांत भी क्या है, r है। तो हमें क्या करना है, फलन जो है वो ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले एककी के लिए, तो एककी के लिए चलो इस वाले क्वेश्चन को क्या प्रतीकात्मक रूप से करें। तो हमने सबसे सरल बताया कि वेन डायग्राम से करो, हर क्वेश्चन बेहद आसानी से हो जाता है। अगर प्रतीकात्मक रूप से करना है तो इसको कर सकते हैं, उस वाले को भी कर सकते थे, लेकिन वेन डायग्राम से करो, हमें लगता है वो बहुत आसान होता है। चलो दोनों से करवा दे रहा है इसको। जैसे जो फलन है f(x) उसको हमने क्या है, मान लो यहाँ से f(x1) बराबर क्या मानते हैं हम, f(x2) और क्या है, अगर ये अंततः क्या है x1 बराबर x2 आता है तो वो क्या कहलाता है, एककी। और नहीं आएगा बराबर तो एककी नहीं कहलाएगा। या इसका रिवर्स यानी कि अगर x1 बराबर x2 लिया और अगर f(x1) बराबर क्या आ गया, f(x2), तब भी वो एककी कहलाएगा। अगर हमने नॉट इक्वल लिया और अगर f(x1) बराबर f(x2) इक्वल आ गए तब वो क्या होगा, वो एककी नहीं होगा। यानी अगर हम यहाँ नॉट इक्वल ले रहे हैं तो यहाँ भी नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखो हमने यहाँ से क्या है, x1 बराबर क्या लिया, -1, और x2 बराबर क्या लिया हमने, +1। जब यहाँ से हमने लिया, देखो f(x1) बराबर क्या होगा, mod x1, तो x1 क्या है, -1, तो जैसे इसके अंदर हमने रखा -1 तो मापांक फलन से बाहर किस में निकलता है, प्लस में। ये क्या आ गया, प्लस का 1। अगर हमने अपने x की जगह क्या रखा, x2, तो f(x2) बराबर क्या होगा, mod x2, और x2 की वैल्यू हमने क्या मानी, 1, तो यहाँ से क्या होगा, f1 बराबर, और mod के अंदर क्या होगा 1, और बाहर निकालेंगे तो वो भी क्या मिलेगा हमारे लिए 1।
यानी कहने का मतलब अगर वेन डायग्राम से यहाँ पे भी देखें तो क्या हो जाएगा, देखो प्रांत और सह प्रांत, जी आर से आर में क्या है फलन, ये एक्स है और ये क्या है वाई। अब वाई हम इसी फलन को मान लेते हैं, क्या करते हैं इसी फलन को क्या मान लेते हैं हम वाई। वाई बराबर क्या है हमारे पास मॉड एक्स, जैसे यहाँ हमने x1 बराबर -1 रखा तो यहाँ रखा तो हमें क्या मिला प्लस का 1, और जैसे हमने प्लस का 1 रखा तब भी हमें क्या मिला प्लस का 1, यानी कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब। और जैसे ही दो अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो एक ही फलन नहीं होता है। एक तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः f(x) के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः f(x) एक ही फलन नहीं है। एक ही फलन हो गया कि जो f(x) है वो एक ही फलन नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन के लिए क्या होगा, देखो यहीं से देखो यहाँ रियल नंबर में सभी नंबर होते हैं, माइनस वाले प्लस वाले सभी, लेकिन जब हम इसमें से कोई भी नंबर इसके अंदर रखें, ऋणात्मक रखें धनात्मक रखें, हमेशा किसका आंसर देगा प्लस में। जैसे हमने यहाँ रखा -2, इसके अंदर -2 रखेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, जैसे हमने यहाँ पे रखा 2 तब भी क्या मिलेगा हमें प्लस का 2। यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर में से यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक मान रखने पर हमें सह प्रांत में हमेशा और हमेशा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं यानी कि इसमें रियल नंबर में तो देखो क्या है नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और परिमेय अप्रिय सभी संख्याएं आएंगी। जैसे इसमें देखो -2, तो -2 का तो कोई पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद नहीं हुआ, यानी क्या है -2 का इसमें कोई पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं होगा। और जब सहप्रांत के किसी एक भी अवयव का अगर पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है अतः वह आच्छादक फलन नहीं होता है। तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ बहुत सारे अवयव यानी ऋणात्मक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद ही नहीं है। तो अगर मौजूद नहीं है यानी कि अतः वह आच्छादक फलन नहीं है। अतः हम कैसे अतः सह प्रांत के ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं ऋणात्मक वास्तविक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः f(x) आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आज की अपने क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या लिखा, देखो जो हमें दिया है देखो वो तो हमें दिया हुआ है हल बराबर f(x) जो हमें दिया है f(x) फलन दिया है
वो क्या दिया है, इस प्रकार है r टेंड्स टू r। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके लिए एक एक के लिए। जब हम एक एक के लिए बात करेंगे तो ये क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर, ये क्या है x है, और ये क्या हुआ fx। लेकिन fx में कितने आएगा, 1 0 -1 1 0 -1। यानी कि अगर हम कोई ऋणात्मक रियल नंबर रखते हैं तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, -1। तो ऋणात्मक में तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। जैसे हमने अगर -2 रखा तब भी वही आना है, -1 रखा तब भी वही आना है। क्यों रखा है, अगर 0 से छोटा है x, क्या है 0 से छोटा, तो हमेशा जो fx का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1। ऐसे मतलब जितने भी माइनस के मान रखेंगे हम 0 से छोटे, उन सभी का जो प्रतिबिंब मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1। यहीं से हम देख कर बता सकते हैं, क्योंकि ले सकते हैं fx के प्रांत के प्रत्येक अवयव का आद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है, अतः वह एकेकी फलन नहीं है, एकेकी फलन नहीं है। इतना क्लियर। अब देखो, अब हम जब बात करें इसकी आच्छादक की, आच्छादक भी बेहद आसान है। आच्छादक फलन के लिए जब हम आच्छादक फलन की बात करेंगे तो देखो रियल नंबर में तो कितने सारे अवयव होते हैं, यहाँ तो लेकिन प्रांत में जितने भी अवयव हैं उन सभी का जो प्रतिबिंब बनना वो तो या तो 1 बनना या 0 बनना या फिर -1 बनना। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है उनका पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत में मौजूद नहीं है, और सहप्रांत में मौजूद नहीं, प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः वो फलन क्या है, आच्छादक हो ही नहीं सकता है। यानी क्या क्या कह सकते हैं, सहप्रांत के अवयव कौन कौन से, 1 0 -1 के अलावा किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, अतः fx आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। आज हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कराएंगे। तो अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।